न्यूयॉर्क की उस ठंडी सुबह में खिड़की के बाहर गिरती बर्फ को देखते हुए सारा के मन में अजीब सी हलचल थी। स्कूल की क्लास में बच्चों का शोर 7वें आसमान पर था। हर साल की तरह इस बार भी स्कूल ट्रिप की तैयारी हो रही थी। कोई पेरिस की गलियों में घूमने के सपने देख रहा था तो कोई लंदन की पुरानी इमारतों को देखने के लिए उत्साहित था। सारा भी यही सोच रही थी कि शायद इस बार उसे यूरोप की किसी खूबसूरत जगह को देखने का मौका मिलेगा। लेकिन जैसे ही मास्टर जी ने क्लास में कदम रखा और बोर्ड पर बड़े अक्षरों में भारत लिखा, पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। सारा की सहेली लिंडा ने मुंह बनाते हुए कहा कि भारत में देखने लायक भला क्या है, वहां तो बस धूल, मिट्टी और भीड़ होगी। सारा के मन में भी भारत की वही पुरानी तस्वीर थी जो उसने कुछ विदेशी अखबारों या पुरानी फिल्मों में देखी थी। उसे लगता था कि भारत आज भी सपेरों और पुराने ख्यालात वाले लोगों का देश है, जहां सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं होगा। उसके एक दोस्त माइकल ने तो यहां तक कह दिया कि वहां जाकर हम बीमार पड़ जाएंगे और वहां का खाना हमारे लायक नहीं होगा। मास्टर जी ने बच्चों की बातें सुनी और मुस्कुराते हुए सिर्फ इतना कहा कि अपनी आंखों पर यकीन करना सीखो, सुनी सुनाई बातों पर नहीं। जब सारा और उसके साथियों का जहाज दिल्ली के आसमान में पहुंचा तो रात का समय था। खिड़की से नीचे झांकते ही सारा की आंखें फटी रह गईं। नीचे अंधेरा नहीं बल्कि रोशनी का एक समंदर हिलोरे ले रहा था। चमचमाती सड़कें, ऊंची ऊंची इमारतें और रोशनी में नहाया हुआ एक आधुनिक शहर। उसे लगा शायद पायलट ने रास्ता भटक कर किसी यूरोपीय शहर में जहाज उतार दिया है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के अंदर कदम रखते ही उसका सामना जिस भव्यता से हुआ, उसने उसकी सारी सोच को एक पल में हिलाकर रख दिया। वहां की सफाई, वहां की कलाकृतियां और वहां के लोगों का काम करने का तरीका इतना व्यवस्थित था कि उसे अपनी पुरानी सोच पर शर्म आने लगी। हवाई अड्डे से बाहर निकलते ही सारा ने देखा कि वहां की हवा में एक अलग सी ऊर्जा थी। टैक्सी में बैठते समय उसने सोचा था कि उसे टूटी फूटी सड़कें मिलेंगी, लेकिन जब उनकी गाड़ी चौड़ी और मखमली सड़कों पर दौड़ने लगी तो उसे समझ आया कि उसने अब तक भारत को पहचाना ही नहीं था। रास्ते में उसने बड़े बड़े डिजिटल बोर्ड देखे जिन पर गर्व से लिखा था कि भारत अब दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। वह सोच रही थी कि जिस देश को वह पिछड़ा समझती थी वह तो भविष्य की तरफ इतनी तेजी से दौड़ रहा है। अगले दिन सुबह सारा दिल्ली की गलियों में घूमने निकली। वह देखना चाहती थी कि क्या सच में यहाँ के लोग वैसे ही हैं जैसा उसने सुना था। एक मोड़ पर उसे प्यास लगी तो वह एक छोटी सी दुकान पर रुकी जहां एक बुजुर्ग व्यक्ति चाय बेच रहे थे। दुकान बहुत साधारण थी, लेकिन वहां इतनी भीड़ थी कि सारा को लगा शायद चाय बहुत अच्छी होगी। उसने देखा कि वहां ऑटो चलाने वाले से लेकर सूट बूट पहने दफ्तर जाने वाले लोग भी खड़े थे। सब एक ही जगह बैठकर चाय का आनंद ले रहे थे। सारा को यह देखकर हैरानी हुई कि यहाँ कोई ऊंच नीच नहीं थी, सब एक साथ मिलकर बातें कर रहे थे। जब पैसे देने की बारी आई तो सारा ने अपना बटुआ निकाला और कुछ नोट ढूंढने लगी। तभी उसने देखा कि एक छोटा सा बच्चा जिसकी उम्र मुश्किल से 10 साल होगी अपनी साइकिल रोकता है और अपनी जेब से एक साधारण सा फोन निकालता है। उसने काउंटर पर रखे एक क्यूआर कोड को स्कैन किया और पलक झपकते ही भुगतान कर दिया। बुजुर्ग दुकानदार ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और बच्चा वहां से चला गया। सारा यह देखकर सुन्न पड़ गई। जिस देश के बारे में उसे बताया गया था कि वहां तकनीक की कमी है, वहां एक आम चाय की दुकान पर भी इतना आधुनिक डिजिटल भुगतान हो रहा था। उसने अपने फोन से भी वही कोशिश की और जब भुगतान सफल हुआ तो उसे महसूस हुआ कि यह नया भारत है। यह तकनीक सिर्फ अमीरों की जागीर नहीं बल्कि हर आम भारतीय की ताकत बन चुकी है। सारा ने उस बुजुर्ग दुकानदार से बात करने की कोशिश की। उन्होंने बहुत ही सरल शब्दों में सारा को बताया कि बेटा, हमारा देश अब बदल रहा है। अब हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। हम अपनी तकनीक खुद बना रहे हैं। उनकी बातों में जो गर्व था, जो चमक थी, वह सारा के दिल को छू गई। उसने महसूस किया कि यहाँ के लोगों में अपनी मिट्टी के प्रति एक अटूट प्रेम है। वे अपनी परंपराओं को भी संभाल कर रखे हुए हैं और आधुनिकता के साथ कदम से कदम मिलाकर भी चल रहे हैं। दिल्ली के उस सफर ने सारा के मन की धूल को साफ करना शुरू कर दिया था। उसने देखा कि कैसे यहाँ के युवा स्टार्टअप्स की बातें कर रहे थे, कैसे हर हाथ में इंटरनेट था और कैसे लोग एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे।
उसे याद आया कि कैसे अमेरिका में लोग अक्सर अपने काम से काम रखते हैं, लेकिन यहां अगर कोई रास्ता भटक जाए तो 10 लोग उसे सही रास्ता बताने के लिए रुक जाते हैं। यह मानवता, यह अपनत्व और यह डिजिटल क्रांति का संगम सारा के लिए एक नया अनुभव था। वह समझ गई थी कि भारत को समझने के लिए किताबों की नहीं, बल्कि एक खुले दिल की जरूरत है, और यह तो बस शुरुआत थी। उसे अभी बहुत कुछ देखना बाकी था। अगले दिन सारा और उसके दोस्तों को दिल्ली से वाराणसी जाना था। सारा ने सुना था कि भारत में रेल का सफर बहुत थका देने वाला और मुश्किल होता है। उसे लगा था कि पुराने डिब्बे होंगे, धूल होगी और ट्रेन घंटों की देरी से चलेगी। लेकिन जब वह नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर पहुंची तो उसकी आंखें एक सफेद और नीली रंग की बेहद खूबसूरत ट्रेन को देखकर थम गईं। यह वंदे भारत एक्सप्रेस थी। ट्रेन का बाहरी हिस्सा इतना चमकदार और आधुनिक था कि सारा को यकीन ही नहीं हुआ कि यह भारत में बनी है। जैसे ही वह ट्रेन के अंदर दाखिल हुई, उसे लगा जैसे वह किसी हवाई जहाज के बिजनेस क्लास में आ गई हो। चौड़ी सीटें, साफ सुथरा फर्श और वैक्यूम वाले शौचालय। लिंडा और माइकल भी चुपचाप अपनी सीटें ढूंढ रहे थे। उनकी बोलती बंद हो गई थी। ट्रेन ने जब चलना शुरू किया तो सारा को पता ही नहीं चला। कोई झटका नहीं, कोई शोर नहीं। उसने अपनी मेज पर पानी का गिलास रखा और देखा कि ट्रेन 100 किलोमीटर से ज्यादा की रफ्तार पर थी, लेकिन पानी की एक बूंद भी नहीं छलक रही थी। यह इंजीनियरिंग का वह नमूना था जिसे देखकर सारा दंग रह गई। तभी उसकी बगल वाली सीट पर बैठे एक बुजुर्ग व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए पूछा कि बेटा, कैसी लग रही है? बनी है। उन बुजुर्ग की आंखों में एक चमक आ गई। उन्होंने बड़े गर्व से बताया कि हाँ बेटा, यह पूरी तरह से मेक इन इंडिया है। हमारे देश के इंजीनियरों ने इसे दिन रात एक करके बनाया है। उन्होंने सारा को बताया कि आज का भारत अब सिर्फ दूसरों की नकल नहीं करता, बल्कि दुनिया को नई राह दिखा रहा है। बातों बातों में जिक्र अंतरिक्ष का छिड़ गया। उन बुजुर्ग ने बताया कि कैसे भारत का मंगलयान पहली ही बार में मंगल पर पहुंच गया था, वह भी दुनिया में सबसे कम खर्चे में। सारा को याद आया कि उसने अमेरिका में इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था, लेकिन यहां एक आम नागरिक के मुंह से इसरो और चंद्रयान की सफलता की बातें सुनकर उसे समझ आया कि भारत का आत्मविश्वास कितना बढ़ चुका है। उन बुजुर्ग ने कहा कि बेटा, हमारे पास संसाधनों की कमी हो सकती है, लेकिन दिमाग और हौसले की कोई कमी नहीं है। हम चांद के उस हिस्से पर पहुंचे जहां आज तक कोई नहीं पहुंच पाया था। दोपहर के खाने का समय हुआ। सारा को डर था कि ट्रेन का खाना कैसा होगा, लेकिन जब उसे गर्मा गर्म खाना परोसा गया तो उसकी खुशबू ने सारा का मन मोह लिया। वह खाना बिल्कुल वैसा ही था जैसा किसी भारतीय घर में बनता है। दाल, चावल, रोटी और वो खास भारतीय मसाले। खाते खाते उसे महसूस हुआ कि भारत की असली ताकत उसकी सादगी और स्वाद में है। उसके सामने बैठे एक नौजवान ने अपना अचार का डिब्बा सारा की तरफ बढ़ाते हुए कहा कि इसे चखकर देखिए, यह मेरी माँ ने घर पर बनाया है। सारा को यह देखकर बहुत अच्छा लगा कि यहाँ अजनबी भी एक परिवार की तरह व्यवहार करते हैं। सफर के दौरान खिड़की से बाहर देखते हुए सारा ने बदलते हुए भारत को करीब से देखा। दूर दूर तक फैले हरे भरे खेत और उनके बीच से गुजरती हुई बिजली की लाइनें। उसने देखा कि छोटे छोटे गांवों में भी अब पक्के मकान बन रहे हैं और हर घर की छत पर सौर ऊर्जा के पैनल लगे हुए हैं। उसे समझ आया कि भारत सिर्फ शहरों में ही नहीं, बल्कि अपनी जड़ों से भी मजबूत हो रहा है। वह सोचने लगी कि दुनिया आखिर भारत को इतना कम क्यों आंकती है। यहाँ तो हर कदम पर एक नई कहानी और एक नई उम्मीद छिपी है। शाम होते होते ट्रेन वाराणसी पहुंचने वाली थी। सारा का मन अब डर से नहीं, बल्कि श्रद्धा से भरा हुआ था। उसे महसूस हो रहा था कि यह देश सिर्फ इमारतों और मशीनों का नहीं है, बल्कि यह देश उन करोड़ों लोगों के सपनों का है जो अपनी मेहनत से इसे संवार रहे हैं। उसने माइकल की तरफ देखा, जो अब अपनी इतिहास की किताब छोड़कर खिड़की के बाहर के नज़ारों को देख रहा था। शायद उसे भी समझ आ गया था कि भारत का इतिहास जितना महान है, उसका भविष्य उससे भी ज्यादा सुनहरा होने वाला है। वाराणसी स्टेशन पर उतरते ही सारा को एक अलग ही शांति का अनुभव हुआ। वहां की हवा में शंख और घंटियों की आवाज घुली हुई थी। उसने देखा कि स्टेशन पर कितनी भीड़ थी, लेकिन फिर भी एक व्यवस्था थी। लोग एक दूसरे को रास्ता दे रहे थे, बुजुर्गों की मदद कर रहे थे। सारा ने मन ही मन सोचा कि जिस सभ्यता के पास इतना कुछ देने को हो,
वह कभी पिछड़ी नहीं हो सकती। उसने अपने बैग से कैमरा निकाला और उस पल को कैद कर लिया, क्योंकि उसे पता था कि यह यादें उसके जीवन की सबसे कीमती पूंजी बनने वाली हैं। वाराणसी की उन गलियों में कदम रखते ही उसे लगा जैसे वह समय के पीछे चली गई है, लेकिन वहां के लोगों के हाथों में स्मार्टफोन और उनके चेहरे पर आधुनिकता की मुस्कान उसे बार बार याद दिला रही थी कि यह सदियों पुराना शहर आज के दौर के साथ कदम ताल कर रहा है। उसे समझ आया कि यही भारत की असली पहचान है, पुरानी परंपराओं को साथ लेकर आधुनिकता की ओर बढ़ना। वाराणसी की शाम कुछ अलग ही होती है। गंगा के घाटों पर जैसे जैसे सूरज ढलने लगता है, पूरी फिजा में एक रूहानियत छा जाती है। सारा और उसके दोस्त जब दशाश्वमेध घाट पर पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर उनके कदम जैसे जमीन से चिपक गए। हजारों की भीड़, लेकिन कहीं कोई शोर शराबा नहीं। हर कोई बस उस पल का इंतजार कर रहा था जब मां गंगा की आरती शुरू होगी। हवा में अगरबत्ती और चंदन की खुशबू घुली हुई थी, जो मन को एक अजीब सी शांति दे रही थी। जैसे ही शंख की आवाज गूंजी और मंत्रों का उच्चारण शुरू हुआ, सारा के शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। 7 पुजारी ऊंचे मंचों पर खड़े होकर जब पीतल के बड़े बड़े जलते हुए दियों को एक साथ हवा में लहराने लगे तो ऐसा लगा जैसे साक्षात रोशनी नाच रही हो। गंगा की लहरों पर दियों का प्रतिबिंब ऐसा लग रहा था मानो आसमान के सारे तारे पानी में उतर आए हों। सारा ने देखा कि उसके पास बैठी एक बुजुर्ग महिला की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वे दुख के नहीं बल्कि अटूट श्रद्धा के थे। सारा को समझ आया कि भारत के लोगों के लिए गंगा सिर्फ एक नदी नहीं है, वह उनकी आस्था की जननी है। आरती खत्म होने के बाद सारा वहीं सीढ़ियों पर बैठ गई। उसने देखा कि लोग छोटे छोटे दियों को पत्तों के दोने में रखकर बड़े प्यार से पानी में प्रवाहित कर रहे थे। एक छोटी सी बच्ची अपनी मां का हाथ पकड़कर बड़े ध्यान से अपने दिए को लहरों के साथ आगे बढ़ते देख रही थी। सारा के मन में ख्याल आया कि जिस देश में प्रकृति को मां मानकर पूजा जाता हो, वहां की जड़ें कितनी गहरी होंगी। उसे न्यूयॉर्क की वो भागदौड़ भरी जिंदगी याद आई, जहां लोग पास बैठे इंसान का नाम तक नहीं जानते और यहां हजारों अजनबी एक साथ मिलकर एक ही सुर में प्रार्थना कर रहे थे। यह एकता, यह अनुशासन और यह समर्पण सारा के लिए बिल्कुल नया था। अगली सुबह सारा वाराणसी की उन मशहूर तंग गलियों में निकल पड़ी जहां बनारसी साड़ियों की बुनाई होती है। एक पुराने मकान के छोटे से कमरे में उसे खटखट की मधुर आवाज सुनाई दी। वहां एक बुजुर्ग कारीगर, जिन्हें सब प्यार से करीम चाचा कहते थे, अपने लकड़ी के करघे पर बैठे थे। उनकी उंगलियां रेशम के धागों के बीच इतनी सफाई और तेजी से चल रही थीं जैसे कोई जादूगर अपना खेल दिखा रहा हो। सारा घंटों वहीं बैठकर उन्हें देखती रही। एक एक धागे को जोड़कर जो डिजाइन उभर रहा था, वह किसी पेंटिंग से कम नहीं था। करीम चाचा ने काम रोककर सारा को पास बुलाया और बताया कि बेटा, यह हुनर मुझे मेरे पिता से मिला और उन्हें उनके पिता से। यह सिर्फ कपड़ा नहीं है, यह हमारी सदियों पुरानी पहचान है। सारा ने पूछा कि क्या आजकल की बड़ी बड़ी मशीनों के दौर में आपको डर नहीं लगता? करीम चाचा मुस्कुराए और बहुत गहरी बात कही। उन्होंने कहा कि मशीनें कपड़ा तो बना सकती हैं, लेकिन वे उसमें वो रूह नहीं डाल सकती जो एक इंसान के हाथ डाल सकते हैं। हमारे हर धागे में एक दुआ होती है, पहनने वाले के लिए एक शुभकामना होती है। यही वजह है कि आज भी पूरी दुनिया के बड़े बड़े फैशन डिजाइनर हमारी इस कारीगरी के कायल हैं। करीम चाचा ने एक रेशमी साड़ी फैलाकर दिखाई। उस पर सोने और चांदी के तारों से जो काम किया गया था, उसे देखकर सारा की आंखें चुंधियां गईं। उन्होंने बताया कि इसे बनाने में 3 महीने का समय लगा है। सारा दंग रह गई। जिस दौर में दुनिया जल्दबाजी के पीछे भाग रही है, वहां भारत का एक आम कारीगर इतनी शिद्दत और धैर्य के साथ अपनी कला को जीवित रखे हुए है। उसे समझ आया कि भारत की असली अमीरी उसके बैंकों में नहीं, बल्कि इन गलियों में रहने वाले हुनरमंद हाथों में बसी है। करीम चाचा का अपने काम के प्रति जो सम्मान था, वही इस देश की असली ताकत है। वहां से निकलते समय सारा ने महसूस किया कि कल तक वह भारत को सिर्फ एक विकासशील देश समझती थी, लेकिन अब उसे समझ आ रहा था कि भारत तो असल में संस्कृति का महासागर है। यहाँ की तकनीक वंदे भारत जैसी आधुनिक भी है और बनारसी करघे जैसी प्राचीन भी। और सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों एक साथ बड़े गर्व से मौजूद। उसने सोचा कि उसके देश में पुरानी चीजों को अक्सर संग्रहालयों में रख दिया जाता है, लेकिन भारत में इतिहास हर रोज सड़कों पर चलता है, गलियों में सांस लेता है और लोगों के व्यवहार में झलकता है।
वाराणसी की उन गलियों से बाहर निकलते हुए सारा का सिर गर्व से ऊंचा था। उसे इस बात की खुशी थी कि उसे भारत का वह चेहरा देखने को मिला जो किसी टूरिस्ट गाइड में नहीं लिखा होता। उसने देखा कि कैसे एक छोटा सा बच्चा अपने दादाजी का हाथ थामकर उन्हें घाट की सीढ़ियां उतरने में मदद कर रहा है। यहां रिश्तों की जो गर्माहट है, जो बड़ों के प्रति सम्मान है, वह शायद ही दुनिया के किसी और कोने में मिले। सारा ने अपने मन में तय कर लिया था कि वह अब भारत को सिर्फ एक देश की तरह नहीं बल्कि एक महान जीवन पद्धति की तरह देखेगी। अगले दिन का सफर हमें भारत के उन कोनों में ले जाने वाला था जिन्हें इस देश की असली आत्मा कहा जाता है, यानी यहाँ के गांव। न्यूयॉर्क में रहते हुए मैंने हमेशा सुना था कि भारत के गांव बहुत पिछड़े हैं, वहां सड़कें नहीं हैं, बिजली नहीं है और लोग आज भी पुरानी दुनिया में जी रहे हैं। लेकिन जैसे ही हमारी गाड़ी शहर की भीड़ भाड़ को पीछे छोड़कर हरियाली के बीच पहुंची, मुझे समझ आया कि यहाँ की हकीकत कुछ और ही है। सड़कें इतनी साफ और चौड़ी थीं कि गाड़ी मक्खन की तरह चल रही थी। चारों तरफ फैले लहलहाते खेत और उनके बीच से गुजरती हुई पक्की सड़कें देखकर ऐसा लग रहा था मानो हम किसी विकसित देश के ग्रामीण इलाके में घूम रहे हों। रास्ते में मैंने देखा कि बड़े बड़े खेतों के बीच सोलर पैनल लगे हुए थे जो सूरज की रोशनी से बिजली बना रहे थे। जब हम एक गांव के पास पहुंचे तो मेरी नजर आसमान में उड़ रही एक अजीब सी चीज पर पड़ी। मुझे लगा शायद कोई बड़ा पक्षी है, लेकिन जब वह करीब आई तो वह एक मशीन थी। एक नौजवान हाथ में रिमोट लिए उसे बड़े आराम से चला रहा था। वह मशीन खेतों के ऊपर उड़ते हुए दवा का छिड़काव कर रही थी। मैं गाड़ी से उतरी और उस नौजवान के पास गई। उसका नाम आकाश था। आकाश ने बड़े गर्व से बताया कि उसने शहर की बड़ी नौकरी छोड़कर अपने गांव लौटने का फैसला किया। उसने कहा कि अब हमारा गांव बदल गया है। पहले जिस काम के लिए हमें दिन भर चिलचिलाती धूप में मेहनत करनी पड़ती थी, अब वह काम यह मशीन मिनटों में कर देती है। इससे पानी की भी बचत होती है और दवा भी सही मात्रा में पहुंचती है। आकाश की बातों में जो आत्मविश्वास था वह किसी बड़े शहर के इंजीनियर से कम नहीं था। उसने बताया कि गांव के कई लड़के अब तकनीक सीख रहे हैं और खेती को एक नया मोड़ दे रहे हैं। वह सिर्फ खेती नहीं कर रहे थे बल्कि वे विज्ञान का इस्तेमाल करके अपनी पैदावार बढ़ा रहे थे। सारा को यह देखकर हैरानी हुई कि तकनीक का इतना आधुनिक इस्तेमाल भारत के एक छोटे से गांव में हो रहा है, जिसके बारे में दुनिया के लोग अक्सर गलत बातें करते हैं। वहां से थोड़ा आगे बढ़ने पर हमें एक छोटी सी सफेद रंग की इमारत दिखाई दी। बाहर एक बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था कि यहां हर किसी को मुफ्त में डॉक्टर की सलाह मिलती है। अंदर जाकर देखा तो वहां एक बड़ी स्क्रीन लगी थी। गांव का एक बुजुर्ग व्यक्ति उस सतह के पात बताया गया था। स्क्रीन के सामने बैठा था और शहर के एक बड़े अस्पताल के डॉक्टर से बात कर रहा था। डॉक्टर स्क्रीन पर उनकी रिपोर्ट देख रहे थे और उन्हें दवा समझा रहे थे। यह देखकर मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। जिस तकनीक के लिए हमें अमेरिका में भी हफ्तों इंतजार करना पड़ता है, वह यहां भारत के एक छोटे से गांव में इतनी आसानी से उपलब्ध थी। गांव की एक महिला ने हमें बताया कि अब उन्हें छोटी मोटी बीमारियों के लिए शहर भागने की जरूरत नहीं पड़ती। उनके हाथ में एक कार्ड था जिससे वे अपनी सारी जानकारी तुरंत डॉक्टर तक पहुंचा देती हैं। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि अब सरकार और तकनीक हमारे घर तक पहुंच गई है। यह आत्मनिर्भर भारत की वो तस्वीर थी जो दुनिया की नजरों से दूर खामोशी से अपना काम कर रही थी। दोपहर के समय गांव के लोगों ने हमें बड़े प्यार से अपने साथ बिठाया। वहां मिट्टी के चूल्हे पर बना सादा लेकिन बेहद स्वादिष्ट खाना परोसा गया। मक्के की रोटी, सरसों का साग और घर का निकाला हुआ ताजा मक्खन। वहां बैठकर बातें करते हुए मुझे महसूस हुआ कि यहाँ के लोग जितने आधुनिक हो गए हैं, उनकी सादगी और अपनत्व आज भी वैसा ही है। वे अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं। उन्होंने बताया कि कैसे अब गांव का हर घर इंटरनेट से जुड़ा है और उनके बच्चे अब गांव में रहकर ही दुनिया भर की जानकारी हासिल कर रहे हैं। एक बुजुर्ग महिला ने मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए कहा कि बेटा, शहर में तो सिर्फ पैसा मिलता है, लेकिन सुकून और रिश्ते तो इन्हीं गांवों में बसते हैं। उनकी उस ममता भरी छुअन ने मुझे भावुक कर दिया। शाम को जब हम वहां से निकलने लगे तो एक छोटी बच्ची मेरे पास आई और उसने मुझे मिट्टी का एक सुंदर सा खिलौना भेंट किया। उसने बहुत ही मीठी आवाज में कहा कि इसे अपनी यादों में रखिएगा और पूरी दुनिया को बताइएगा कि हमारा भारत अब पीछे नहीं है।
उसकी बातों ने मेरे दिल को झकझोर दिया। उसकी बातों ने मेरे दिल को झकझोर दिया। नन्ही सी बच्ची के चेहरे पर जो गौरव था, वही आज के भारत की असली पहचान है। वह भारत जो अपनी प्राचीनता का सम्मान करता है और आधुनिकता के साथ दौड़ने का साहस भी रखता है। गांव के उस सफर ने मुझे यह सिखाया कि तरक्की सिर्फ ऊंची इमारतों और चमक धमक वाली सड़कों का नाम नहीं है। असली तरक्की तब होती है जब एक किसान के चेहरे पर मुस्कान हो और उसके हाथ में तकनीक की ताकत। भारत के इन गांवों ने यह साबित कर दिया है कि वे अब किसी के भरोसे नहीं हैं, वे खुद अपना भविष्य लिख रहे। मुझे न्यूयॉर्क वापस जाने का ख्याल अब थोड़ा अजीब लगने लगा था, क्योंकि जो सुकून, जो ईमानदारी और जो सच्चाई मुझे यहाँ मिली, वह शायद ही कहीं और मिले। मैंने महसूस किया कि भारत का हर गांव अब एक छोटा हिंदुस्तान बन चुका है, जो स्वाभिमानी है, शिक्षित है और सबसे बढ़कर वह अपनी मेहनत पर यकीन रखता है। सारा और उसके दोस्त अब आपस में बहस नहीं कर रहे थे, बल्कि वे सब चुपचाप इस महान बदलाव को देख रहे थे और मन ही मन इस मिट्टी की ताकत को महसूस कर रहे थे। उन्हें समझ आ गया था कि भारत सिर्फ सपेरों या पुरानी कहानियों का देश नहीं है, बल्कि यह तो दुनिया का वह चमकता हुआ सितारा है जिसे अब कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। यहाँ के लोगों का स्वाभिमान उनकी सबसे बड़ी ताकत है और यही वजह है कि आज पूरी दुनिया भारत की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। यॉर्क की उस पुरानी क्लास में आज फिर वही खलबली थी। बाहर सर्द हवाएं चल रही थीं और आसमान में भूरे बादल छाए हुए थे, लेकिन सारा के अंदर जैसे विचारों का एक ज्वार उमड़ रहा था। उसी ब्लैक बोर्ड पर आज फिर से भारत लिखा था, लेकिन अब सारा के लिए यह सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि एक एहसास बन चुका था। जब मास्टर जी ने पूछा कि क्या कोई अपना अनुभव साझा करना चाहेगा, तो सारा बिना देर किए अपनी जगह पर खड़ी हो गई। पूरी क्लास उसे देख रही थी। वही दोस्त जो कुछ हफ्ते पहले भारत का मजाक उड़ा रहे थे, अब उत्सुकता से उसे सुन रहे थे। सारा ने बोलना शुरू किया। उसकी आवाज में एक अजीब सा ठहराव और गहराई थी। उसने कहा कि दोस्तों, हम यहां बैठकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, खुद को बहुत विकसित समझते हैं, लेकिन सच तो यह है कि हम उस देश की ताकत को कभी समझ ही नहीं पाए। हम समझते थे कि भारत पिछड़ गया है, लेकिन हकीकत यह है कि भारत ने तरक्की की एक ऐसी नई भाषा लिखी है जो हम सोच भी नहीं सकते। उसने अपनी क्लास को बताया कि कैसे वहां एक छोटा सा बच्चा भी तकनीक का इस्तेमाल जानता है। उसने जिक्र किया कि कैसे वहां की डिजिटल क्रांति ने दुनिया के बड़े बड़े देशों को पीछे छोड़ दिया है। सारा ने जब बताया कि वहां एक चाय वाला भी बिना किसी झिझक के डिजिटल भुगतान लेता है, तो क्लास में फुसफुसाहट होने लगी। उसने समझाया कि यह सिर्फ तकनीक की बात नहीं है, यह उस भरोसे और स्वाभिमान की बात है जो आज हर भारतीय की आंखों में चमकता है। सारा ने आगे कहा कि हम अक्सर ऊंची इमारतों और चौड़ी सड़कों को विकास मान लेते हैं, लेकिन भारत ने मुझे सिखाया कि असली विकास वह है जब आप अपनी परंपराओं को नहीं भूलते। उसने बनारसी साड़ियों के उन कारीगरों की बात की जिनकी उंगलियों में जादू है, और उन गांवों की बात की जहां अब ड्रोन से खेती हो रही है। उसने बहुत ही भावुक होकर बताया कि कैसे वहां के लोग अजनबियों को भी अपने परिवार का हिस्सा मान लेते हैं। उसने कहा कि हमारी संस्कृति में शायद परिवहन और सुविधा को अहमियत दी जाती है, लेकिन भारत में अतिथि देवो भव, यानी मेहमान को भगवान का दर्जा दिया जाता है। माइकल, जो पहले भारत की ऐतिहासिकता पर सवाल उठा रहा था, अब चुपचाप सुन रहा था। सारा ने उसकी तरफ देखते हुए कहा कि माइकल, तुमने कहा था कि भारत का इतिहास छोटा है, लेकिन मैंने वहां वह इतिहास देखा है जो आज भी जीवित है। वहां की इमारतों में सिर्फ पत्थर नहीं है, उनमें एक आत्मा बसती है। वहां के लोग अपने पूर्वजों के ज्ञान और आज की विज्ञान की शक्ति को एक साथ लेकर चल रहे हैं। यह संतुलन ही भारत की सबसे बड़ी जीत है। सारा की बातें सुनकर क्लास में सन्नाटा छा गया। उसने अंत में जो बात कही, उसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने कहा कि मैं वहां सिर्फ घूमने नहीं गई थी, मैं वहां खुद को खोजने गई थी। भारत ने मुझे सिखाया कि असली अमीरी दिल की होती है। उसने यह भी बताया कि अब भारत किसी का मोहताज नहीं है, वह आत्मनिर्भर बन चुका है। वह अपनी दवाइयां खुद बना रहा है, अपने रॉकेट खुद भेज रहा है और अपनी समस्याओं का समाधान खुद ढूंढ रहा है। वह अब किसी की मदद का इंतजार नहीं करता, बल्कि दुनिया की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाता है। जब सारा अपनी बात खत्म करके बैठी, तो मास्टर जी की आंखों में एक संतोष था। उन्होंने कहा कि आज तुमने हमें वह पाठ पढ़ाया है जो कोई किताब नहीं पढ़ा सकती।
पूरी क्लास ने सारा के लिए तालियां बजाईं। लिंडा और बाकी दोस्त जो पहले पेरिस जाने की बात कर रहे थे, अब सारा से पूछ रहे थे कि क्या अगली बार वे भी उसके साथ भारत चल सकते हैं। सारा ने मुस्कुराते हुए कहा कि भारत जाने के लिए सिर्फ टिकट की नहीं, बल्कि एक बड़े दिल की जरूरत होती है। होटल के कमरे से लेकर न्यूयॉर्क की उन सड़कों तक सारा के दिमाग में अब बस एक ही धुन बज रही थी। उसे लग रहा था जैसे उसका एक हिस्सा अभी भी उसी गंगा के किनारे, उसी वंदे भारत ट्रेन में और उसी छोटे से गांव में कहीं रह गया है। उसने अपनी डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा कि भारत सिर्फ एक देश नहीं, यह एक अनुभव है जो आपकी आत्मा को बदल देता है। उसे इस बात पर गर्व था कि उसने अपनी आंखों से उस महान राष्ट्र को देखा है जो आज दुनिया का सिरमौर बनने की राह पर है। यह कहानी सिर्फ सारा की नहीं है, यह उन लाखों लोगों की है जो भारत को बाहर से देखते हैं और जब करीब आते हैं तो इसी मिट्टी के होकर रह जाते हैं। भारत की असली ताकत उसके लोग हैं, उनका आपस में जुड़ाव है और अपनी मिट्टी के प्रति उनकी अटूट वफादारी है। सारा अब समझ चुकी थी कि दुनिया का भविष्य अब पूर्व की तरफ देख रहा है और भारत उस भविष्य का सबसे बड़ा चमकता हुआ सितारा है। अंधेरा हो चुका था, लेकिन सारा के मन में भारत की यादों की वह रोशनी आज भी उतनी ही तेज थी। उसने खिड़की के बाहर देखा और मन ही मन कहा कि जल्द ही फिर मिलेंगे मेरे प्यारे भारत।